हेलो एवरीवन, मैं हूं आसिम और मैं आप सबका एपिक रूट्स विद आसिम में वेलकम करता हूं। तो मेरे साथ अयूब खान साहब हैं और आज हम बात करेंगे बड़ौदा की एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो काफ़ी मशहूर और मारूफ शख्सियत है बड़ौदा की, जो बॉलीवुड में जो है अपने झंडे गाड़े में हैं। उन्होंने बहुत नाम किया हुआ है बॉलीवुड में और उसके बाद जो है वो सूफीज़म में जो है उनका दिलचस्पी हो जाने की वजह से वो सूफ़ी बन चुके थे। तो जो कि हम जुम्मा मस्जिद की सीरीज़ चला रहे हैं, तो ये उसी सीरीज़ का एक पार्ट है। और ये जुम्मा मस्जिद की एक ऐसी शख्सियत है जो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में मशहूर है। तो अयूब खान साहब आज उसी के बारे में जो है बात करने वाले हैं हमारे साथ। तो अयूब खान साहब फरमाइए। अल्लामा इकबाल साहब कहते हैं, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथों, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। बड़ौदा शहर की शाही जामे मस्जिद जो है ना, उस जामे मस्जिद के सेकंड फ्लोर के ऊपर आप जाएंगे तो मस्जिद सभा की ऑफिस के बाजू में एक खानकाए कादरिया तलतुसी नाम लिखा हुआ होगा। वो महफिल खाना है इस सिलसिले का। तो आज जनाब आली हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये खानकाए कादरिया तलतुसी जो है वो है क्या। इस खानका जो है उनके पीरे तरीक़त के बारे में बताएंगे। अब वो पीरे तरीक़त जो है वो आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि वो फिल्मी दुनिया के एक रंगमंच के बड़े अदाकार थे। फिल्मी दुनिया में आपने बहुत नाम कमाया और एक वली कामिल मुर्शद उनको मिल गए और वो उनके मिलने के बाद में आपका जो रंग है वो पूरा सूफी रंग हो गया। तो वो जो शख्सियत जिनका हम जिक्र करने जा रहे हैं उनका नाम है मास्टर अशरफ खान। और अशरफ खान जो है आपकी पैदाइश सूबा मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 22 अक्टूबर 1901 के रोज में आपकी विलादत हुई। जब आप 7 साल के ही थे और आपके वालिद का साया सर से उठ गया, आप यासीर हो गए और आपके ऊपर आपकी बेवा अम्मी और एक बहन की जिम्मेदारी सर पे आ गई। उस दौरान आप कुछ छुटपुट मजदूरी भी करते थे और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एक खुशनुमा सुरीली आवाज दी थी। आप सूरों के माहिर थे। वो जो जमाना था, मैंने आपको बताया 1901 में आपकी पैदाइश हुई, तो ये 1907-8 का वक्त होगा। वो जमाना रंगमंच का जमाना था, नाटकों का जमाना था। तो इंदौर में उस जमाने में कुछ नाटक कंपनियां भी आती थी। तो वो एक बार बचपने का आलम था, गुनगुना रहे थे और वो जो नाटक कंपनी थी उसके मालिक की उनके ऊपर नजर पड़ी कि ये बच्चा बड़ा होनहार है, आवाज भी बड़ी प्यारी है। तो आपने पूछा कि आप नाटक में काम करोगे मियाँ? तो आपको तो रोजगार की जरूरत थी, आपने हाँ कह दी। और फिर वो जो सिलसिला चला, अरे जनाब ऐसा सिलसिला चला, और आप की मादरी जबान जो है ना वो पश्तो और उर्दू थी, लेकिन आपने गुजराती पे भी अच्छा खासा कमांड हासिल कर लिया और उसके बाद वो बड़े कलाकार बन गए, हीरो के रोल भी अदा करने लगे।
और पृथ्वी वल्लभ एक नाटक हुआ करता था, मालवपति मुंज भी उसको कहा जाता है। उस नाटक के 3000 रिकॉर्ड ब्रेक शो उन्होंने किया और पृथ्वीराज चौहान के भी 2000 शो उन्होंने किए और कम वक्त में ही आप इतने मकबूल हो गए कि वी शांताराम जो थे ना, उनकी वाइफ संध्या, वो रंगमंच में उनकी हीरोइन हुआ करती थी। अब ये दौर जो है वो 1930 का आ रहा है, आगे बढ़ा दौर। 1930 में आपने बॉम्बे का रुख किया और बॉम्बे का रुख करने के बाद आप अच्छे गुलकार तो थे ही, स्टेज आर्टिस्ट भी थे। आपने 60 से 70 फिल्मों में गाने में आवाज दी, गाने गाए और कई कामयाब फिल्में उन्होंने अपने अदाकारी के जौहर दिखाए। तो 1930 और 40 का ये जो दशक था, उसमें आपने कई कामयाब फिल्मों में अपने अदाकारी के जौहर दिखलाए। उसमें बागबान भी एक फिल्म थी और एक महबूब खान ने रोटी फिल्म बनाई थी जो 1942 में रिलीज हुई थी। उस रोटी पिक्चर में आपने प्रोफेसर बादल का रोल अदा किया था और उस मूवी में ही आपकी आवाज में एक गाना था जो असल सूफी रंग का गाना था। खुद ही मिटाए न जब तक खुदा नहीं मिलता, खुद ही मिटाए न जब तक खुदा नहीं मिलता। ये गाना पूरे सूफी रंग का है और खास ये खान बाबा की आवाज में ही है। तो ये जो दौर था वो 1942 में फिल्म रिलीज हुई थी, लेकिन 1940 के दशक में आपकी जिंदगी में ऐसा बदलाव आया कि आप मास्टर अशरफ खान से सूफी अशरफ बाबा हो गए। अब ये दौर जो है जनाब, वो अंग्रेजों का दौर था उस वक्त और उस जमाने में बॉम्बे से लाहौर एक फ्रंटियर मेल चलता था। अब ये तस्वीर का दूसरा पहलू है। तो उस जो ट्रेन के गार्ड हुआ करते थे, यानी कि आला अफसर जो उस जमाने में होते थे ना, फर्स्ट पोजीशन के, उनको बाबूजी कहते थे, बाबू कहते थे। वो एक शख्सियत थे, लाहौर के बासिंदे थे आप और आला सैयद घराने में वो आप पैदा हुए। आपका नाम था सखी बाबू गुलाम सरवर कुरैशी कादरी तलतुसी। आप अंग्रेजों के मुलाजिम थे, आला अफसर थे रेलवे में गार्ड की हैसियत से, लेकिन आपका जो रूहानी माहौल था ना, वो कुछ अलग ही था। आप हमेशा बावजू रहते हैं अपने जॉब के ऊपर भी और हमेशा अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं। आपको उस जमाने में रूहानी इल्हाम भी होने लगे थे। तो ये मंजर देख के आपके दोस्तों में से किसी ने फरमाया कि बाबूजी आप किसी अच्छे मुर्शद बना लीजिए। तो खैर वो भी काम हो गया, लेकिन उनकी जिंदगी में मोड़ तब आया जबकि एक बार का वाकया बयान करते हैं कि एक दिन ट्रेन में आप जब जा रही थी स्टेशन पे, आप वक्त मुकर्रर पे पहुंच नहीं सके, देर हो गई थी आपको। तो जब आप अपनी ऑफिस पे पहुंचे तो आपने आपके जूनियर अफसरान थे, उनसे कहा कि ट्रेन गई।
तो आपके जूनियर अफसरों ने ये जवाब दिया कि हाँ जनाब, बाबूजी ट्रेन तो गई और आपने साइन भी की हुई है। अब उस जमाने में क्या है कि वो साइन करना होता होगा, तब मंजूरी मिलती होगी ट्रेन को जाने के लिए। तो आपने जब अपने दस्तखत जो रिकॉर्ड में देखे हैं बुक में, तो बड़े हैरान हुए आप और एक सोच में पड़ गए। तो जब आपने अपने दिल की आवाज सुनी कि ये मांजरा क्या है, जब मैं तो वहां मौजूद था नहीं और मेरे दस्तखत वहां हो गए और मेरी गैर हाजिरी में वहां मेरी हाजिरी बताई गई और ट्रेन वहां से चल दी गई, तो बहुत सोचने के बाद आप इस नतीजे पे पहुंचे कि अब ये दो नौकरी मेरे से नहीं होगी, अब मुझे सिर्फ अल्लाह की नौकरी करना है। तो आपने फिर उस नौकरी से इस्तीफा दे दिया और फिर आप अल्लाह की इबादत और रियाजत में लग गए। और कुछ ही वक्त हुआ और आपकी करामतें हैं और आपके चर्चे सारे हिंदुस्तान में गूंज उठे। अब बम्बई आए हैं आप, बम्बई आना जाना ही था क्योंकि फ्रंटियर मेल लाहौर बम्बई से ही चलता था। अब बम्बई में आपके चाहने वालों में बड़े बड़ी फिल्मी हस्तियां वो आपके दर पे आते हैं और आपसे दुआएं लेने के लिए आपकी चौखट को चूमा करते थे और लोगों के काम भी होते थे। उसी जमाने में जनाब अशरफ खान, मास्टर अशरफ खान, बड़े कलाकार तो थे ही, आप भी अपने मुर्शिद की तलाश में ही थे। तो उस जमाने में मास्टर अशरफ खान भी आपकी महफिल में जाया करते। अब जब आप महफिल में गए तो सबसे पहला काम जो बाबू जी ने उनको सौंपा, बाबू गुलाम सरवर कादरी कुरैशी तलतुसी रहमतुल्लाह अलैह, आपने अशरफ खान, मास्टर अशरफ खान को ये काम सौंपा कि जो भी उनके वहां जायरीन आते हैं उनके पैर धुलाने का काम आपको सौंपा। उससे क्या हुआ कि इतने बड़े कलाकार थे भाई, वो मामूली शख्सियत तो थे नहीं। अब आज के देख लो कलाकारों की क्या हालत है, आम लोग उनसे मिल भी नहीं सकते और आम लोगों के पैर धुलवाते थे वो, क्योंकि उस जमाने में ये दस्तूर था कि भाई पीरो मुर्शद के खानकाह में अगर आप जाएं तो पहले बावुजू होके जावे और पैर धुलाने वाले जो है वो खानकाह के खादिम हुआ करते थे। तो उस खानकाह की ये खादिम बन गए, पैर धुलाते थे आम लोगों के, और उससे क्या हुआ कि उनकी जो खुदी थी ना वो मिट गई। हाँ, क्या बात है। अब वो खुद ही मिटना था कि आप अपने पीर के हो लिए। अब जहां जहां सरकार लाहौर वाले पीर साहब के नाम से मशहूर थे, जहां जहां जाते हैं वो आपका सामान सर के ऊपर उठा कर चलते हैं आपके पीछे पीछे। ये मामला था। अब इस मामला से ये जो पीरो मुर्शद थे लाहौर वाले पीर साहब, जिनका नाम मैंने आप भी पहले लिया, बाबू सखी गुलाम सरवर कादरी कुरैशी तलतुसी, आप उनके ऊपर बहुत खुश हुए और आपने उनको हिंदुस्तान की गादी अता फरमाई। तो ये सिलसिला सारे हिंदुस्तान में उस जमाने में मकबूल था और आपको जान के ताज्जुब होगा और बड़ी मशर्रत भी होगी कि आपका बड़ौदा से भी ताल्लुक रहा है। वो बड़ौदा में जब लाहौर वाले पीर साहब आते थे तो वो हमारे नवाब वाड़े में, नवाब मंजिल में ठहरते थे, रुकते थे। और एक और जगह कयाम होता था हमारे मुगल वाड़े में,
वकील फजले अली ख़ान, हैदर अली ख़ान जमादार जो है, उनके वहाँ भी ख़ास उनका क़याम होता था। उस क़याम के दौरान इस नाचीज़ को जो मालूमात हुई है ना, जो भी मेरे चाचा के जरिए हुई है, क्योंकि मेरे चाचा जो थे अहमद हुसैन खान पठान, कोर्ट में मेरे चाचा डिस्ट्रिक्ट जज के पीए थे और बड़ी आला शख्सियत थे, बड़े खूबसूरत थे और वो भी असल सूफी रंग में रंगे हुए थे। तो वो अशरफ खान साहब के खान बाबा के मुरीद थे। ये दौर वो था कि जब लाहौर वाले पीर साहब बड़ौदा आते थे तो एक तो नवाब वाड़े में नवाब साहब की नवाब मंजिल में क़याम करते थे और दूसरी एक जगह हमारे मुग़ल वाड़े में, क्योंकि मेरा भी आबाई मकान मुग़ल वाड़े में ही है, तो वहाँ पे वकील हैदर अली ख़ान, फजल अली ख़ान जमादार जो थे उनके वहाँ वो क़याम करते थे। उसी दौरान मेरे चाचा अहमद हुसैन खान, जो कि उस ज़माने में डिस्ट्रिक्ट जज के पीए थे, ये दौर था अंग्रेज़ों का और आज़ादी से पहले की बात चल रही है। और मैं आपको सच बताऊं कि इस नाचीज़ को जो भी मालूमात हुई है और जो ये शौक़ पैदा हुआ है, वो सब मेरे चाचा की बदौलत ही है। क्योंकि मेरे चाचा जो थे वो हमेशा आपकी महफिलों में जाते थे और खान बाबा के पर्दा करने के बाद भी बड़ौदे का जो 11वीं शरीफ पे आपकी नियाज होती है वो सारा काम मेरे चाचा ही करते थे। लिखाई पट्टी का ये वो काम जो भी होता था और नियाज वगैरह तकसीम होती थी। तो अब हम वहाँ असल वक्त में आ रहे हैं, पीछे 1947 आज़ादी से पहले। तो उस जमाने में ये दो जगह जो मैंने बड़ौदा की बताई है, नवाब मंजिल और मुगलवाड़ा, वहाँ पे लाहौर वाले पीर साहब का क़याम होता था। तो अपने मुरीदों को वो दर्श दिया करते थे। अब वो दर्श ऐसा देते थे कि कुछ बातें जो है वो सीना बसीना अभी तक चली आ रही हैं। तो उनमें से एक किस्से का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, जो कि मुझे बताया था कादर चाचा ने। अब कादर चाचा जो थे वो दूध वाला जमात से ताल्लुक रखते थे और 5 वक्ता नमाजी थे और ख़त्म शरीफ जब वो पढ़ते थे, अरे माशाअल्लाह क्या आवाज़ थी उनकी, पूरा ख़त्म शरीफ वो मुंह पे पढ़ते थे। आज तो उलेमा भी है ना देख के पढ़ते, हम भी देख के पढ़ते, क्योंकि हाफिज़ अब हमारे सबके कमजोर होते जा रहे हैं। तो वो जो बयान करते थे ना, उसको सबक कहा जाता है। सबक देते थे अपने मुरीदों को। उनमें से एक सबक कादर चाचा ने मुझे नाचीज़ को बताया था, वो ये है कि आपने इल्लल्लाह के विर्द का जिक्र किया और वो जिक्र के बारे में कैसे करना, वो उसके बारे में एक एग्जाम्पल बताया उन्होंने और उस एग्जाम्पल के साथ में उन्होंने पेशन गोई भी की। वो ये कहते थे कि देखो मियाँ, आपके हाथ में जो घड़ी है ना, और उस जमाने में चाय वाली घड़ी होती थी, रोजाना हम भी चाबी देते थे, हेनरी सेंडो घड़ी होती थी क्या, वो तकरीबन 80 के दशक तक भी वही घड़ी है चलती थी। तो बोले रोजाना चाबी देनी पड़ती है, बराबर? बोले जी हाँ हुजूर बराबर है। बोले एक घड़ी ऐसी भी है जो बड़ी है, उसको 8 दिन में एक बार चाबी देनी पड़ती है।
एक घड़ी ऐसी है कि जिसको महीने में एक बार चाबी देनी पड़ती है, तो वो बाकायदा मुकम्मल वक्त बताती रहती हैं। एक जमाना ऐसा भी आएगा कि एक साल में एक ही दफा उसको चाबी देनी होगी, तो वो घड़ी साल भर तक मुकम्मल चलती रहेगी। और आगे चल के आप फरमाते थे कि एक जमाना वो आएगा कि एक घड़ी ऐसी भी होगी कि जिसको जिंदगी में एक ही बार चाबी दी जाए तो वो जिंदगी भर तक चलती रहेगी। ऐसे ही इल्लल्लाह का विर्द है, ये विर्द आप हमेशा पढ़ते रहो। और ये विर्द जो है वो सभी विर्दों में अफजल है। रोजाना पढ़ते रहो, आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका कल्ब जो है ना वो जागरूक हो जाएगा, और आप दुनियावी काम करते हुए भी आपका जो कल्ब है वो इल्लल्लाह इल्लल्लाह अल्लाह की याद में मशरूफ रहेगा। तो ये वो सबक था जो इस नाचीज ने टूटे फूटे अल्फाज में आपके सामने बयान किया है। अब ये सिलसिला कादरिया तलतुसी सारे हिंदुस्तान में मकबूल हो गया, और आपको हिंदुस्तान में हर जगह इस सिलसिले के मुरीद भी मिलेंगे, खलीफा भी मिलेंगे आपको, और बहुत से चाहने वाले भी मिल जाएंगे आपको। तो बड़ौदा में भी इस सिलसिले के उस ज़माने में हज़ारों की तादाद में मुरीद थे, दूध वाला जमात से भी लोग थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हज़रत गुलाम सरवर सखी गुलाम सरवर कादरी तलतुसी लाहौर वाले पीर साहब जो है, आपका मज़ार लाहौर में ही है, और आपके ऊपर बहुत कुछ काम किया गया है। KR कारदार जो थे उन्होंने भी आपकी बायोग्राफी लिखी है, उसमें अशरफ खान साहब का भी जिक्र है। और मैं ख़ास ये बात बताना चाहता हूँ कि आपके खुतूत जो है ना उसका एक बहुत बड़ा जखीरा है, और वो उस खुतूत को ये जो मुरीदीन जो हैं वो करमनामे कहते हैं। अगर वो खुतूत को आप पढ़ लो तो एक पीर अपने मुरीद को, अपने शागिर्द को, अपने बच्चे को किस तरह मुखातिब होता है, वो आपको ऐसा अंदाज सूफी नजर आएगा अंदर कि आपने किसी भी खुतूत में ये अंदाज नहीं देखा होगा। तो लाहौर वाले पीर साहब के तो बहुत सी बड़ी बड़ी शख्सियत है, मैं क्या नाम लूँ आपको, लेकिन एक नाम याद आ रहा है, वो थे गामा पहलवान। वो गामा पहलवान भी लाहौर वाले पीर साहब बाबू सखी गुलाम सरवर के ही मुरीद थे। एक खुतूत है उसमें आप गामा पहलवान का भी जिक्र आता है। बड़े बड़े नौशाद साहब जो थे, पृथ्वीराज कपूर थे, और नरगिस की वालिदा जद्दन बाई जो थी, ऐसे बहुत बड़े बड़े कलाकार आपके चाहने वाले थे। वो बहुत आपको चाहते थे। आपका मज़ार लाहौर में है, और आज भी बड़ी शान और शौकत से आपका उर्स मनाया जाता है वहाँ। बॉलीवुड के बहुत मशहूर कलाकार कादर खान, और वो कादर खान की जो शख्सियत है उनको भी बचपन में ही अशरफ खान बाबा ने पहचान लिए थे। और आपकी बहुत कम उम्र थी, जब आप बच्चे ही थे तो आपने उनको फिल्मों में काम करने का ऑफर कर दिया, और कादर खान तभी से आपके साथ है। कादर खान ने उनकी एक तकरीर में फरमाया भी है कि ये अशरफ खान बाबा थे और सूफी थे, और इन्होंने ये रोटी पिक्चर में नौशाद साहब ने बनाई थी, वो काम किया था, और मुझे फिल्मी दुनिया में ले जाने वाले यही शख्सियत थे, ये उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया है।
अब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारे के बाद सूफी अशरफ खान बाबा हिंदुस्तान में ही रह गए और बाकायदा आपने ये सिलसिला अपने मरते दम तक चलाया। आप 1962 में ईद मिलादुन नबी का दिन ही था कि आपकी तबीयत नासाज हुई और आपको अस्पताल ले जाया गया। वहाँ भी कुछ करामतें हुई। एक बार तो डॉक्टर ने आपको डिक्लेयर कर दिया कि आप वफात पा गए। उसके कुछ घंटों के बाद में जब मुरीदों ने देखा, घर वालों ने देखा, तो आपकी मुंह पे, लबों पे जुम्बिश होती थी और आप कलमे तैयबा पढ़ रहे थे, कुरान शरीफ की आयतें पढ़ रहे थे और आपकी आंखें कुछ देर के लिए खुली। अपने सब अहलो अयाल को और अपने लोगों को देखे उन्होंने और फिर आप इस फानी दुनिया से हकीकी दुनिया की तरफ चल बसे। आपको अहमदाबाद के गंजे शोहदा में दफनाया गया। आज भी आपका आलिशान हुजरा है वहाँ पे और आपकी मैयत में, आपके जनाजे में महबूब खान, फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े लोग, सरदार अख्तर, जेबुन्निसा, महताब, बेगम अख्तर, पृथ्वीराज कपूर, त्रिलोक कपूर, बड़ी बड़ी शख्सियतें आपको कांधा देने के लिए तरसती थी। वो तमाम लोग उस वक्त हाजिर थे और वो मंजर क्या होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं तो बहुत छोटा उस जमाने में। ये सारी बातें जो है मैंने अपने चाचा से ही जानी, क्योंकि अक्सर मैं चाचा के साथ रहता था उस दौर में। और खान बाबा के बाद भी आपके साहबजादे गद्दी नशीन हुए और उनकी भी बहुत सी करामतें हैं। और उनके साहबजादे जो है शमीम भाईजान, उनके साथ भी इस नाचीज को 3 से 4 बार रूबरू होने का मौका मिला है। बड़े प्यार से मुझे नवाजते थे वो और उनकी यादें आज भी मेरे सीने में है। मेरे चचा की याद भी आज भी मेरे सीने में है। और क्या बताऊं, सूफी रंग जो है उससे बढ़िया कोई रंग नहीं। बने सूफी जज्बात में बहने वाले, कलंदर बने इश्क में जलने वाले, कुतुब बन गए दर्दो गम सहने वाले, वली बन गए या अली कहने वाले। तो ये थी एक और शख्सियत, बड़ौदा की एक और शख्सियत की कहानी। मुझे उम्मीद है कि जुमा मसीद की जो मैं सीरीज चला रहा हूँ खान साहब के साथ मिलके, आपको ये एपिसोड भी पसंद आया होगा और एक और नई चीज़ के बारे में जो है आपको जानने को मिला होगा। अगर आप और कुछ भी जानते हैं बड़ौदा के बारे में जो काफ़ी लोगों तक नहीं पहुंची है बात और पहुंचनी चाहिए, ऐसी कोई हिस्ट्री है, आप हमारे तक जो है पहुंचा सकते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बने रहिए इसी तरह से एपिक रूट्स विद आसिम के साथ। तब तक खुश रहिए। शुक्रिया।